नमस्कार, अक्षय एडु पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके यूपी टेट परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। इससे पहले हम यूपी टेट के लिए बहुत सारे वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, जिन्हें आप हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, पर्यावरण का सर्वाधिक क्रियाशील एवं महत्वपूर्ण अंग है जलवायु, जैवमंडल, जलमंडल या स्थलमंडल। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, जैवमंडल। जैवमंडल में जो सभी जीवित चीजें हैं, जीव जंतु हैं, वो आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। ये सबसे ज्यादा एक्टिव है और इंपोर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में मौसम की भविष्यवाणी किसके द्वारा की जाती है? केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा, योजना आयोग द्वारा, अंतरराष्ट्रीय विज्ञान विभाग द्वारा, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा। अब देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3, अंतरिक्ष विज्ञान विभाग द्वारा। लेकिन वास्तव में जो है भारत में मौसम की भविष्यवाणी की जाती है भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी कि आईएमडी के द्वारा, लेकिन ये ऑप्शन में है नहीं। और जो मौसम विज्ञान विभाग है वो अंतरिक्ष विज्ञान विभाग से डाटा लेता है। ठीक, क्योंकि आईएमडी ऑप्शन में नहीं है और आईएमडी जो है यानी मौसम विज्ञान विभाग जो है वो अंतरिक्ष विज्ञान विभाग के डेटा का उपयोग करता है। ऑप्शन 3 यहाँ पर सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बीओडी से किसके प्रदूषण की जांच की जाती है? वायु, ध्वनि, नदी या मृदा। देखिए बीओडी यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये काम कैसे करता है? जब नदी में कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड घुल जाता है तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि कार्बनिक कंपाउंड जैसे मल आदि, ठीक है, ऐसे जो पदार्थ होते हैं कार्बनिक पदार्थ, तो नदी में पहले से ही मौजूद सूक्ष्म जीव उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को यानी कि कार्बनिक पदार्थ को तोड़ते हैं और तोड़ने में जो है ऑक्सीजन की खपत होती है। तो जितने ज्यादा ऑक्सीजन की खपत होगी इसका मतलब उसमें ज्यादा अपशिष्ट पदार्थ मिले हुए हैं जिन्हें तोड़ने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है किनको? सूक्ष्म जीवों को। यदि ज्यादा गंदगी होगी तो ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरह से प्रदूषण मापा जाता है बीओडी के द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 सही होगा। बीओडी जो है वो नदी के प्रदूषण को जांच करने के लिए उपयोगी होता है। ऑप्शन 3 यहाँ पर सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के प्रवाहित होने का क्रम है। तो देखिए इसमें आप चारों ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसमें चारों ऑप्शन में जो है प्रकाश, ताप और रासायनिक ऊर्जा दिए हुए हैं, उनका एक क्रम पूछा है उन्होंने। इसमें ऑप्शन 2 सही होगा यानी कि प्रकाश, फिर रासायनिक ऊर्जा और फिर ताप। देखिए सूर्य से मिलता है प्रकाश और उस प्रकाश का उपयोग करके जो पौधे हैं वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके उसे रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर लेते हैं। ठीक है, और जब पेड़ पौधों को जीव जंतु खाते हैं तो उस ऊर्जा की थोड़ी सी मात्रा ताप के रूप में उत्सर्जित करते हैं। तो इस तरह से प्रकाश परिवर्तित हुआ पहले रासायनिक ऊर्जा में, फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, किसके द्वारा? पेड़ पौधों के द्वारा। उन पेड़ पौधों को खाया जीव जंतुओं ने और बाद में थोड़ी सी मात्रा उसमें से ताप के रूप में उत्सर्जित की। तो इस तरह से पहले प्रकाश, फिर रासायनिक ऊर्जा और उसके बाद ताप। दूसरा वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, फ्लाई ऐश प्रदूषण किसके द्वारा होता है? तेल शोधन से, उर्वरक उद्योग से, थर्मल पावर प्लांट से या खनन से। तो देखिए फ्लाई ऐश का मतलब होता है जो राख होती है, उड़ती हुई राख के छोटे छोटे पार्टिकल्स हवा में उड़ते रहते हैं, तो उस प्रदूषण को कहते हैं फ्लाई ऐश प्रदूषण। तो ये सबसे ज्यादा होता है थर्मल पावर प्लांट से, यानी कि जो कोयले से बिजली बनती है उस प्लांट से। ठीक है, तो इसमें तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। उसमें कोयला जलता है और उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं राख के, वो हवा में उड़ते रहते हैं। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, थर्मल पावर प्लांट से फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जलीय वातावरण में सूक्ष्म जीवों को क्या कहते हैं? देखिए परजीवी, मृतोपजीवी, प्लवक या सहजीवी। तो देखिए जलीय वातावरण में सूक्ष्म जीवों को कहते हैं प्लवक। ऑप्शन 3 यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरणीय प्रदूषण के अनुसंधान से संबंधित संगठन निम्न में से कौन सा है? तो देखिए पर्यावरणीय प्रदूषण के अनुसंधान यानी कि रिसर्च के लिए से संबंधित उन्होंने संगठन पूछा है, वो कौन सा है? तो इसमें जो है CSIR, NEERI, AIMI और CISF। तो ऑप्शन 2 है वो सही होगा, NEERI। ठीक है, ये जो है पर्यावरणीय प्रदूषण के अनुसंधान से संबंधित संगठन है। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अब देखिए NEERI का फुल फॉर्म क्या होता है वो आपको बता देता हूँ। इसका मतलब होता है यह नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, हिंदी में बोलेंगे इसको राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान। द्वारा बता देता हूं आपको, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट और हिंदी में राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान। तो ये इसकी फुल फॉर्म हुई। ऑप्शन 2 यहाँ पर सही हुआ। चलिए आगे चलते हैं।
अगला प्रश्न है, पादप व जंतु की दुर्लभ जातियों का संरक्षण करने के उद्देश्य से किस संघ की स्थापना की गई? तो देखिए, ऐसे जीव जंतु या पेड़ पौधे जो दुर्लभ प्रजाति के हैं, जो विलुप्त होने वाले हैं, उनके संरक्षण के लिए उद्देश्य से एक संघ की स्थापना हुई थी। तो आपको बताना है वो संघ कौन सा है। इसमें सभी संघ हैं उनकी शॉर्ट फॉर्म दी हुई है। तो इस तरह से प्रश्न और भी मुश्किल हो जाता है। अगर फुल फॉर्म दी होती तो उससे आप अंदाजा आराम से लगा सकते हैं। तो उस प्रश्न को आपको करना आसान हो जाता है। यहाँ पर जो है शॉर्ट फॉर्म दी हुई है, तो मैं आपको सीधा सीधा सही आंसर बता देता हूँ। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन 2 होगा IUCN। इसका मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये फुल फॉर्म होती है IUCN की। हिंदी में अगर बात करें तो इसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, ठीक है। ये क्या काम करता है? जो दुर्लभ पादप और जंतु हैं, जो मुश्किल से मिलते हैं, उस जाति के जंतु और पादपों को जो है संरक्षण के उद्देश्य से इस संघ की स्थापना की गई थी। यहाँ पर जो है दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन उष्णकटिबंधीय घास जीवों का उदाहरण है? अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कौन सा होता है। तो देखिए, ये पृथ्वी हो गई, ये एग्जैक्ट गोल नहीं बन पाया, कोई बात नहीं, आप देख लीजिए। इसको बीचों बीच से काट रही है विषुवत रेखा, यानी कि भूमध्य रेखा। तो इसके आसपास का जो क्षेत्र है उसको कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो ये वाला जो क्षेत्र है इसे बोलते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो इसमें उन्होंने पूछा है उष्णकटिबंधीय घास जीवों का उदाहरण है, तो इसका ऑप्शन 4 होगा सवाना वन जीवोम, ठीक है। ये सवाना वन जो है इसी क्षेत्र में पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका जो है चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। इस पर टिक करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार आ जाता है। अब तक मैंने जितनी भी वीडियो बनाई है, ठीक है, उनमें मैं आपको इस प्रश्न को 2-3 बार रख चुका हूँ जानबूझकर। क्यों? क्योंकि ताकि आपको अच्छी तरह से याद हो जाए, कंठस्थ हो जाए, और एग्जाम में जो आपको देखने को मिले तो आप सीधा जो है इसको टिक करके सही कर दें। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन 3 सही होगा। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन 3 सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है। तो देखिए, चारों ऑप्शन को हम पढ़ लेते हैं। उन्होंने सर्वाधिक स्थायी पूछा है, ठीक है। पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? वन का, पर्वत का, महासागर का या रेगिस्तान का? तो इसमें ऑप्शन 3 सही होगा। जो सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है वो महासागर का होता है, ठीक है। इसमें जो तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वायु प्रदूषण के विश्वसनीय संकेतक हैं, इंडिकेटर्स कौन से होंगे? आपको ये बताना है। पहला वाला ऑप्शन है हरी शैवाल तथा जलीय लिवरवर्ट, दूसरा है फर्न तथा साइकस, तीसरा है लाइकिन तथा मॉस, और चौथा है नीम तथा आम। तो देखिए, इसमें सही ऑप्शन होगा लाइकिन तथा मॉस, यानी कि ऑप्शन 3। अब देखिए, जहां पर लाइकिन और मॉस उगे हैं वहां समझ लेना कि यहाँ का वातावरण जो है वो स्वच्छ है, ठीक है। और प्रदूषण वाले क्षेत्र में लाइकिन और मॉस जो है वो उगते नहीं है। तो ये इंडिकेटर होते हैं, विश्वसनीय संकेतक होते हैं, ठीक है, किसके? वायु प्रदूषण के। ऑप्शन 3 यहाँ पर सही होगा। और हम आगे चलते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, समुद्री शैवालों में पाए जाने वाले तत्व हैं। तो देखिए, जो समुद्री शैवालों में पाए जाने वाला तत्व है, लोहा है, आयोडीन, कैल्शियम या सोडियम। इसका ऑप्शन 2 सही होगा। समुद्री शैवाल में जो है वो आयोडीन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, काजीरंगा वन्य जीव अभ्यारण्य किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन पढ़ लेते हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना या दामोदर। देखिए, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, काजीरंगा वन्य अभ्यारण्य कहाँ है? तो उसका जवाब होगा ये है असम में, ठीक है। और किस लिए प्रसिद्ध है ये? तो काजीरंगा वन्य जीव अभ्यारण्य जो प्रसिद्ध है वो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, असम में है, ठीक है। इस तरह के प्रश्न आपने देखे होंगे, इस तरह के प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। ये प्रश्न जो है थोड़ा सा हटके है। उन्होंने पूछा है किस नदी के किनारे है, तो इसका उत्तर होगा ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर 2। काजीरंगा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। ऑप्शन 2 यहाँ पर हम सही कर देते हैं और आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य की सीमा समुद्र तट के सबसे समीप है? देखिए, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान या झारखंड। ये जो चारों ही जो राज्य दिए हुए हैं, इनकी किसी की भी सीमा समुद्र तट से छूती नहीं है, यानी मिलती नहीं है, ठीक है, दूर है ये समुद्र से। लेकिन उन्होंने पूछा है कि सबसे पास कौन सा होगा। अगर इन चारों राज्यों से अगर हम चलना शुरू कर रहे हैं तो कौन पहले पहुंच जाएगा, ठीक है, समुद्र किनारे। तो देखिए, इसको हम मैप से समझ सकते हैं, मैप वाला प्रश्न है तो मैप को हम देख लेते हैं एक बार। इसमें आप देखिए,
उत्तर प्रदेश ऑप्शन दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश बहुत दूर है, ठीक है, समुद्र से बहुत दूर है, अरब सागर से भी और बंगाल की खाड़ी से भी, और जो इंडियन ओशियन है उससे तो बहुत ही दूर है। चलिए, और दूसरा है इसमें राजस्थान, और तीसरा है झारखंड, और चौथा है छत्तीसगढ़। तो देखिए, अब आप मैप में देख रहे होंगे, जो झारखंड की सीमा है, पश्चिम बंगाल के छोटे से क्षेत्र को पार करके हम बंगाल की खाड़ी में पहुंच जाएंगे समुद्र पर। तो ये सबसे समीप होगा कौन सा? झारखंड। राजस्थान, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की अपेक्षा, ठीक है। तो ये प्रश्न सॉल्व हो गया। इस तरह के प्रश्न अगर मैप की जानकारी आपको अच्छी तरह से है तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। चलिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में रेड पांडा पाया जाता है तो किस राज्य में पाया जाता है? ये उन्होंने पूछा है। सिक्किम में, उत्तराखंड में, जम्मू एंड कश्मीर में और त्रिपुरा में। तो देखिए, इसका जो सही उत्तर होगा, रेड पांडा जो पाया जाता है वो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है, यानी कि 3 राज्यों के में, ठीक है। कौन कौन से? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल। तो ऑप्शन में जो दिया है वो सिक्किम दिया हुआ है, तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नवाबगंज राष्ट्रीय उद्यान स्थित है मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में है या पश्चिम बंगाल में? अब देखिए, नवाबगंज राष्ट्रीय उद्यान जो है वो उत्तर प्रदेश में है। कहाँ? उन्नाव जिले में, ठीक है, उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में। अब इसका नाम बदल करके शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभ्यारण्य कर दिया गया है, ठीक है। जो नवाबगंज राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम बदल दिया है, शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभ्यारण्य तो कर दिया है इस समय। तो यहाँ पर उन्होंने पूछा है कि कहाँ स्थित है, तो उत्तर प्रदेश के उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन सही कर देंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए, आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा के तिकड़पाला में भारत ने घड़ियाल प्रजनन योजना किसकी सहायता से शुरू की है? तो देखिए, उड़ीसा के तिकड़पाला एक स्थान है, तो भारत ने घड़ियाल प्रजनन योजना की शुरुआत की थी, ठीक है। वो किसकी सहायता से की है वो उन्होंने पूछा है, किसी संघ की सहायता ली है उन्होंने। तो इसमें जो है यूएनडीपी जो वाला ऑप्शन है वो सही होगा। यूएनडीपी की सहायता से भारत ने घड़ियाल प्रजनन योजना की शुरुआत की थी, ठीक है। इसकी सहायता ली थी यूएनडीपी। इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। हिंदी में अगर बात करें, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इसकी सहायता ली थी। कब शुरुआत की थी? 1975 में, ठीक है। तो यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन जो दूसरे नंबर पर लिखा है गलती से, ठीक है, यूएनडीपी वाला सही होगा। अगला प्रश्न है, ककड़ी का खाने योग्य भाग है बीज, मेसोकार्प, फल भित्ति या संपूर्ण फल? ककड़ी अगर आपने खाया होगा तो पूरा का पूरा ककड़ी खाया जाता है, ठीक है। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरह के प्रश्न भी कई बार आ सकते हैं। तो यहाँ पर चौथा वाला ऑप्शन सही होगा, जो ककड़ी का है वो संपूर्ण फल खाया जाता है। चलिए, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है पुणे में, देहरादून में, नई दिल्ली में या हैदराबाद में? तो आपको जो है सही ऑप्शन बताना है। तो सही ऑप्शन इसका होगा देहरादून में, जिसे FRI के नाम से जानते हैं। जो लोग देहरादून गए हैं उन्होंने जरूर देखा होगा, क्योंकि वहाँ की प्रसिद्ध जगह है, ठीक है। अगर आप किसी से पूछोगे देहरादून में देखने लायक जगह कौन सी है, तो 3-4 चीजें हैं, उनमें एक FRI भी आता है, ठीक है, लोग उसको देखने जाते हैं। दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा इसमें। चलिए, दूसरा वाला ऑप्शन हम सही कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, देश का पहला बायोडीजल संयंत्र कहाँ लगाया गया था? आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में? तो देश का पहला बायोडीजल संयंत्र लगाया गया था आंध्र प्रदेश में। पहला वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, संक्रामक रोग वे होते हैं जो एक से दूसरे व्यक्ति को जल, वायु, भोजन आदि से लगते हैं। एक से दूसरे व्यक्ति को स्पर्श मात्र से लग जाते हैं। तीसरा है, एक से दूसरे व्यक्ति को रक्त चढ़ाने से लगते हैं। और चौथा है, विषाणु यानी कि वायरस से फैलते हैं, वायरस द्वारा लगते हैं। तो देखिए, इसमें जो सबसे सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन 4 होगा, कि जो संक्रामक रोग हैं वो विषाणु द्वारा लगते हैं, यानी कि वायरस से लगते हैं। अब बाकी जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो इतने सही नहीं है, क्योंकि जल, वायु और भोजन आदि से लग तो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि लग जाएं, ठीक है। इसी प्रकार से छूने मात्र से प्रत्येक व्यक्ति को बीमारी लग जाए ये भी जरूरी नहीं है। चलिए, चौथा ऑप्शन सही करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन की उपस्थिति। अब देखिए, पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन की जो उपस्थिति है उसके बारे में कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, वो हमें बताना है कौन सा वाला इसमें से सही है। तो चारों ऑप्शन को बारी बारी से हम पढ़ेंगे। पहला ऑप्शन है, गत वर्षों में पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ने के कारण बढ़ी है। लाभदायी है क्योंकि जेट विमानों के यात्रियों को O3 यानी कि ओजोन की आवश्यकता होती है। तीसरा है, प्रकाश संश्लेषण की दर को कम करती है।
और चौथा है पृथ्वी पर यूवी किरणों के प्रभाव को कम करती है। तो इसमें देखिए चौथा जो ऑप्शन है वो सही है, पृथ्वी पर यूवी किरणों के प्रभाव को कम करती है। आप जानते ही होंगे कि समताप मंडल में जो ओजोन लेयर है, ओजोन परत है, वो पृथ्वी पर यूवी किरणों को आने से रोकती है। चौथा वाला ऑप्शन इसमें सही होगा, बाकी जो 3 ऑप्शन है ऊपर के वो सही नहीं है, चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं, क्योंकि परिरक्षित का मतलब है सुरक्षित रखे जा सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है, रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं, कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। तीसरा है, रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं। और चौथा है, कम तापमान पर भोजन की नमी तत्व घट जाते हैं। तो इसमें देखिए दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो सही होगा, कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं, जिससे चावल जो है ज्यादा दिन तक सुरक्षित रह सकते हैं बिना खराब हुए, इसमें रेफ्रिजरेटर में बाहर की अपेक्षा। तो दूसरा वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भौगोलिक निकटवर्ती जलाशय में शैवाल विलुम की उपस्थिति से जल गंदा, हरा एवं प्रदूषित होने लगता है, इसका क्या कारण है? अब देखिए, आपने देखे होंगे जो आपके आसपास के जो तालाब हैं, जलाशय हैं, उनका जो रंग है, पानी का रंग है, वो हरे कलर का हो जाता है। तो उसका कारण उन्होंने पूछा है। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो सही होगा, जल में अपमार्जक एवं बाहित मल की अधिकता के कारण जो उसका पानी है वो हरे रंग का हो जाता है जलाशय का। तो क्यों होता है वो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। अपमार्जक और वाहित मल में मौजूद पोषक तत्व जैसे कि फॉस्फेट और नाइट्रेट शैवाल को तेजी से बढ़ने के लिए खाद का काम करते हैं। तो क्या होगा, जो शैवाल अधिकता से बढ़ेगी क्या होगा, जो शैवाल का कलर है वो हरे रंग का होता है, आप जानते ही होंगे। तो जो जलाशय का पानी है वो हरे रंग का हो जाता है। तो यहाँ पर पहला वाला जो ऑप्शन है वो सही होगा, जल में अपमार्जक एवं बाहित मल की अधिकता। तो पहला वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विभिन्न उद्योगों में चिमनी से निकलने वाले धुएं से उपस्थित उड़न राख की मात्रा को कम करते हैं। अब देखिए, जो उड़ने वाली राख को उसको कम कैसे करते हैं उसके बारे में उन्होंने पूछा है। चारों ऑप्शन को हम पढ़ लेते हैं। धुएं को जल से गुजारकर, दूसरा है धुएं को चलनी से गुजारकर, तीसरा है विद्युत अवक्षेपण द्वारा, और चौथा है रासायनिक पदार्थों द्वारा। अब देखिए, इसमें जो तीसरा वाला ऑप्शन है वो सही होगा, विद्युतीय अवक्षेपण द्वारा। विद्युतीय अवक्षेपण कैसे होता है, धुएं को विद्युतीय क्षेत्र से गुजारा जाता है, ठीक है, विद्युत क्षेत्र से गुजारते हैं धुएं को, जिससे राख के सूक्ष्म कण आवेशित होकर धातु की प्लेटों से चिपक जाते हैं, ठीक है। तो उनमें चार्ज क्रिएट कर दिया जाता है, राख के कणों में धातु की प्लेटों से चिपक जाते हैं और आकाश में नहीं जाते हैं, ठीक है, वातावरण में नहीं जाते हैं। तो चिमनी से निकलने वाले धुएं से जो राख को कम करने का तरीका है वो विद्युतीय अवक्षेपण है। तीसरा वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वनों के अत्यधिक कटाव का परिणाम है। बहुत ही आसान प्रश्न है, कक्षा 5 से ही हम पढ़ते आ रहे हैं। तो इसमें दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा, मिट्टी का क्षरण और अनियंत्रित बाढ़ बढ़ जाती है यदि वनों को हम अधिक काटेंगे। तो दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, WWF के संबंध में अधोलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब देखिए, WWF का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, यानी कि WWF। तो इसके बारे में उन्होंने पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है। तो चारों ऑप्शन हम बारी बारी से पढ़ेंगे। इसका उद्देश्य अनुवांशिक प्रजातियों तथा पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता को संरक्षित करना है, ये सही है, इसका उद्देश्य ऐसा है, ठीक है, ऐसा करना। दूसरा है, यह विश्व का सबसे बड़ा स्वतंत्र पर्यावरण संगठन है। तीसरा है, यह संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण संरक्षण संगठन है। और चौथा है, इसका गठन 1961 में हुआ। तो देखिए, इसमें जो तीसरा वाला ऑप्शन है वो सही नहीं है, यह संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण संरक्षण संगठन है। तो इसका जो है संयुक्त राष्ट्र संघ से कोई संबंध नहीं है, यह एक स्वतंत्र संगठन है, ठीक है, एक स्वतंत्र संस्था है। उन्होंने पूछा है कि सही नहीं है, तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो सही नहीं होगा। चलिए, तो और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ती हुई प्रचुरता निम्नलिखित में से किस एक के सिवाय अन्य सभी का कारण है? देखिए, तो ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही हैं, तो वो कारण बनती है किस किस का? सार्वभौम तापमान यानी कि ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस गैसेस जैसे बढ़ रही हैं तो ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ रही है, ये बात सही है। दूसरा है, समताप मंडल में ओजोन परत का क्षय। तीसरा है, ये बात भी सही है, ग्रीन हाउस गैसेज जो है वो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती हैं, खासतौर से उनमें से क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC ओजोन परत को ज्यादा क्षय करती है, उसका ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। तीसरा है, ऑक्सीजन उर्वरण प्रभाव,
यानी कि ऑक्सीजन ज्यादा उत्पादित होती है, ठीक है, ज्यादा उत्पन्न होती है। और चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड उर्वरण प्रभाव। तो इसमें सीधी सी बात है, आपको दिख ही रहा होगा, तीसरा वाला ऑप्शन है वो गलत है। ग्रीन हाउस गैस बढ़ने से ऑक्सीजन जो है बढ़ती नहीं है। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। उन्होंने कहा ये कारण नहीं है, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। तो ये थी आज की क्लास आपको कैसी लगी इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।